नमस्ते। हर साल जब बजट आता है तो कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो काफी भारी भरकम लगते हैं, है ना? लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन्हीं मुश्किल शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था और बजट की बातें हर किसी के समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बजट की भाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है, मतलब टैक्स, और फिर ये पैसा जाता कहां है, यानी सरकारी खर्च। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाले कुछ जरूरी इशारों को जानेंगे और आखिर में कुछ खास हालात में काम आने वाले नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, कर यानी कि टैक्स। ये सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। देखिए, जैसा नाम वैसा काम। ये वो टैक्स है जो सरकार सीधा उसी इंसान या कंपनी से लेती है जिस पर यह लगाया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका बोझ किसी और पर टाला नहीं जा सकता। मतलब अगर टैक्स मुझ पर लगा है तो भरना भी मुझे ही पड़ेगा। इसका सबसे आम उदाहरण है इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स पर। यह टैक्स सीधे किसी इंसान पर नहीं बल्कि सामान और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो हम दुकानदार को टैक्स देते हैं और फिर दुकानदार उसे आगे सरकार तक पहुंचाता है। तो ये टैक्स घूमकर सरकार के पास जाता है और इसका असली बोझ आखिर में हम जैसे ग्राहकों पर ही पड़ता है। जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। प्रत्यक्ष कर जिस पर लगा उसी ने भरा, अप्रत्यक्ष कर लगा किसी और पर भरा किसी और ने। असली सवाल बस यह है कि टैक्स का बोझ आखिर में किसकी जेब से जा रहा है। ठीक है, तो पैसा कहां से आया ये तो समझ लिया। अब हिसाब के दूसरे हिस्से पर चलते हैं कि सरकार इस पैसे को खर्च कहां करती है। सरकार के खर्चे भी आमतौर पर दो हिस्सों में बटे होते हैं। पहला है राजस्व व्यय। ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं जिनसे देश का कामकाज चलता है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन या फिर अलग अलग तरह की सब्सिडी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खर्च से देश में कोई नई संपत्ति नहीं बनती। यह बस सिस्टम को चलाने का खर्चा है जो बार बार होता है। और दूसरी तरफ है पूंजीगत व्यय। ये एक तरह का निवेश है। इस खर्च से देश के लिए कोई संपत्ति बनती है, जैसे नई सड़कें, पुल, स्कूल या अस्पताल बनाना, या फिर इससे सरकार की कोई देनदारी, मतलब कोई पुराना कर्ज कम होता है। ये वो खर्च है जिसका फायदा देश को लंबे समय तक मिलता है। तो इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये देखिए कि क्या सरकारी खर्च से देश के लिए कोई टिकाऊ चीज बन रही है। अगर जवाब ना है तो वो राजस्व व्यय है, और अगर हां है तो वो पूंजीगत व्यय है। सिंपल। अब जब हमने आमदनी और खर्च दोनों को देख लिया है तो ये जानना भी जरूरी है कि इन दोनों में तालमेल कैसा है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को समझेंगे जो हमें अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है। जब सरकार का कुल खर्चा उसकी कुल कमाई से ज्यादा हो जाए तो आमदनी और खर्चे के बीच का जो अंतर है उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। ये जो तराजू है ये पूरी कहानी एक बार में ही बता देता है। एक पलड़ा खर्च का है जो भारी होकर नीचे झुक गया है, और दूसरा आमदनी का जो हल्का होकर ऊपर उठ गया है। बस यही जो असंतुलन है, यही राजकोषीय घाटा है। अगला एक और जरूरी इंडिकेटर है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत आसान। यह बस ये बताता है कि देश की कुल कमाई यानी जीडीपी के मुकाबले सरकार टैक्स के रूप में कितना पैसा इकट्ठा कर पा रही है। ये अनुपात जितना अच्छा होता है उतना ही ये माना जाता है कि सरकार अपने खर्चे चलाने में सक्षम है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसे हालात भी बन जाते हैं जब सामान्य बजट प्रक्रिया से काम नहीं चलता। ऐसे में कुछ खास बजट टूल इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है अनुपूरक अनुदान। मान लीजिए सरकार ने किसी काम के लिए बजट में 100 रुपए रखे थे, पर साल के बीच में पता चला कि काम पूरा करने के लिए वो पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ऐसी हालत में और पैसे मांगने के लिए संसद से जो मंजूरी ली जाती है उसे ही अनुपूरक अनुदान कहते हैं। ये विजुअल इसे एकदम साफ कर देता है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बजट वाले गुल्लक में ऊपर से कुछ और सिक्के डाल दिए जाएं, जब तय किया हुआ पैसा कम पड़ जाए तो ये एक तरह का टॉप अप होता है। अगला है लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। कई बार खासकर जब चुनाव का साल होता है तो पूरा बजट पास होने में देर हो जाती है। ऐसे में देश के जरूरी खर्चे तो नहीं रुक सकते, जैसे कि सैलरी देना, तो सरकार संसद से कुछ महीनों के खर्च के लिए एक अस्थायी इजाजत लेती है ताकि काम चलता रहे। ये जो कैलेंडर और घड़ी हैं, ये बस यही बता रहे हैं कि ये एक टेम्पररी इंतजाम है, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो सरकार को तब तक चालू रखता है जब तक कि पूरा बजट पास नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे एक नजर में फटाफट दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में टैक्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट जो सीधा देना है और इनडायरेक्ट जो सामान के जरिए जाता है। खर्च भी दो तरह का है, राजस्व जो रोजमर्रा का है और पूंजीगत जो भविष्य के लिए निवेश है। घाटा तब होता है जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाए, और खास प्रावधानों में सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी अतिरिक्त पैसा और वोट ऑन अकाउंट यानी खर्च चलाने की अस्थायी इजाजत। तो बस अब बजट की ये शब्दावली उतनी भी मुश्किल नहीं लगेगी। अगली बार जब बजट पर कोई खबर सुने या कोई चर्चा देखें तो ये शब्द डराने वाले नहीं बल्कि बातें समझने में मददगार लगेंगे। तो अब जब बजट की भाषा की समझ बन गई है तो एक सवाल सोचने के लिए है। इस जानकारी के साथ इस साल के बजट में किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, पूंजीगत खर्च पर या फिर किसी और चीज पर? इस पर सोचिएगा जरूर।